हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन देख रहे थे कि वेव पैकेट है उसकी जो ग्रुप वेलोसिटी है वो क्या होती है। फेज वेलोसिटी अपन देख चुके हैं जिसको वीपी से डिफाइन किया था, यानी कि आपका कला वेग और समूह वेग के बारे में अपन देख चुके हैं। अभी आज का जो टॉपिक है वो है आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो पूरी क्वांटम मैकेनिक्स की नींव ही इस पे रखी गई है। क्या है? श्रोडिंगर, इसको श्रोडिंगर भी बोलते हैं, श्रोडिंगर भी बोलते हैं, तरंग समीकरण। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। श्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट थे, ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे, ऑस्ट्रेलियन नहीं, ऑस्ट्रियन। तो क्या था, इसकी भी कहानी है कि लगभग 1926 की बात है। उससे पहले 1924 में एक साइंटिस्ट और थे, ओपेनहाइमर। तो क्या हुआ, इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स मानी जाती है, तो इसकी इक्वेशन को डिफाइन करना, इसके गति के बारे में बताना, ये सब चीज़ें क्या है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो ओपेनहाइमर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 94 में अपनी समीकरण दी, लेकिन क्या हुआ, वो सभी इक्वेशंस को, सभी जो आपके कॉन्सेप्ट है, जो सभी टॉपिक्स है, उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाई, लाइक एच एटम वगैरह वगैरह। तो क्या था, 1926 में आपके एक और साइंटिस्ट थे, ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट श्रोडिंगर। क्या हुआ कि एक रात पहले तक इन्होंने भी काफ़ी काम किया है। एडवर्ड श्रोडिंगर नाम है, नोबेल प्राइज मिला हुआ है श्रोडिंगर समीकरण के लिए लगभग 1934 में। ठीक है। तो क्या था कि बैठे हुए थे रात में, अचानक इनको ध्यान आ गया कि ऐसे समीकरण होगी, ऐसे सॉल्व करनी है अपने को, क्वांटम मैकेनिक्स को ऐसे सॉल्व करना है, इस वाली कॉन्सेप्ट के लिए ये वाली समीकरण होगी वगैरह वगैरह, ये होगी। तो ये क्या हुआ, पूरी रात सो नहीं पाए, अगली सुबह जल्दी जगे, मतलब जगे तो क्या, सो ही नहीं पाए। तो फिर ये पेटेंट ऑफिस होता है जहाँ पे अपना पेटेंट कराना होता है किसी भी आविष्कार का, वहाँ गए और वहाँ अपनी श्रोडिंगर समीकरण का क्या करवाया, पेटेंट करवाया। मतलब क्या हो गया कि वो समीकरण इनके नाम से हो गई कि इसका जो आविष्कार है, खोज है, डिस्कवरी है, मैंने की है, मतलब श्रोडिंगर ने की है। तो ये श्रोडिंगर समीकरण की कहानी थी कि ये है हल्का। तो क्या हुआ कि 1926 में इन्होंने खोद दी, लगभग सन ऊपर नीचे हो सकता है, 25, 27 समथिंग हो सकता है। तो क्या हुआ, इन्होंने बोला कि किसी भी गतिक अवस्था यानी गति करती हुई अवस्था, यानी कोई कण है जो कि क्या है, गतिक अवस्था में है, मूविंग स्टेट में है। किसमें? मूविंग स्टेट में, लगातार चल रहा है। ठीक है। तो उस कण के लिए क्या है, उस कण के लिए इन्होंने एक श्रोडिंगर समीकरण दी, अपनी समीकरण दी, जो कि बताता है आपका, क्या बताता है आपका, कि कोई कण है गतिक अवस्था में है, इसकी कौन है, कोई कण है जो कि गतिक अवस्था में है, तो उस गतिक अवस्था के संगत जो तरंग फलन है, गतिक अवस्था के संगत जो तरंग फलन है, वेव फंक्शन है, और वेव फंक्शन किसका होगा, वेव पैकेट का। तो एक कण के संगत गतिक अवस्था है, उसका जो तरंग फलन है वो होता है आपका साई XYZ t, जिसके निर्देशांक XYZ t और जो समय t पर पाया जा रहा है। तो इस तरंग फलन साई का जो उपयोग है वो श्रोडिंगर समीकरण ने अपनी समीकरण ड्राइव करने के लिए यूज में लिया। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने बोला कि सपोज करना आपका एक तरंग है, तरंग पैकेट है, जिसके संवेग में निश्चितता कितनी है, डेल पी इक्वल टू 0, जिससे क्या होगा, आपका डेल एक्स हो जाएगा इनफाइनाइट, अनंत। अनंत हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो कण के पाए जाने की जो अनिश्चितता है वो क्या होगी, अनंत। यानी कि आप जिस रूम में बैठे हो वो कंफर्म नहीं है, अगर आप में अनिश्चितता इनफाइनाइट है आपके स्थिति में, तो आप जिस रूम में बैठे हो वो उस रूम में आप कहीं पर भी मौजूद हो सकते हो। सपोज करना अभी आप
कहीं पे बैठे हो, कभी दीवार के पास हो, कभी उस दीवार के पास, कभी कोने में, कभी कहीं पे, तो आप कहीं पर भी मौजूद हो सकते हो। ये क्या बताता है अपना कि डेल पी इक्वल टू 0 है तो डेल एक्स इक्वल टू इन्फाइनाइट होगा। तो क्या करते हैं, इस प्रकार की जो तरंगों को क्या होगा, इस प्रकार की तरंगें कैसे होंगी, लगभग इस प्रकार की समान आयाम की होंगी लगभग, क्योंकि डेल पी इक्वल टू 0 है तो डेल्टा लैम्बडा इक्वल टू 0 होगा, डेल के इक्वल टू 0 होगा। अगर डेल पी इक्वल टू 0 है तो पी इक्वल टू क्या होता है आपका एच कट के, और डेल पी इक्वल टू क्या होता है आपका एच कट डेल के। तो डेल पी अगर 0 है तो डेल के भी क्या होगा आपका 0, क्योंकि एच क्या है 0 के बराबर नहीं। तो डेल के इक्वल टू 0 है, यानी कि उसका संचरण नियतांक मैंने सोचा 0 है, यानी कि उसका जो आयाम है, मैंने क्या बताया था, आयाम ही तो बताया था k0, ये क्या बताया था मैंने, आयाम। तो k0 यानी k जो अनिश्चितता है संचरण नियतांक वो कितनी है, 0 है, यानी कि जो तरंग है वो लगभग ऐसे जा रही है। साइनसोइडल वेव पता है ना आपको, साइन की जो वेव होती है, कॉस की जो वेव होती है वो क्या होती है, लगातार चलती जाती है। तो ये वेव कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक। तो अगर किसी तरंग का संवेग में अनिश्चितता 0 है और उस कण के यानी कि उस तरंग की स्थिति में अनिश्चितता कितनी होगी, अनंत होगी। इस प्रकार की तरंगों का जो डिफाइन करेंगे कुछ इस प्रकार करेंगे, यानी कि इन तरंगों का जो तरंग फलन है वो क्या किया जाता है, तरंग फलन, वो तरंग फलन डिफाइन किया जाता है आवर्ती फलनों के रूप में, आवर्ती फलनों के रूप में। इस प्रकार की तरंगों का तरंग फलन डिफाइन किया जाता है। आवर्ती फलन क्या होते हैं, आवर्ती फलन जिनका मान लगातार टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ता जाए, बदलता जाए। तो एक चीज है, पहले है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है आपका 2 पाई न्यू, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई न्यू, ई इक्वल टू क्या होता है आपका एच न्यू, यही होता है ना। तो न्यू का मान कितना है यहाँ से, ओमेगा अपॉन 2 पाई, नेचुरल फ्रिक्वेंसी, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो ई इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू का मान ओमेगा अपॉन 2 पाई, और एच अपॉन 2 पाई क्या है आपका एच कट, तो ई इक्वल टू एच कट ओमेगा। ये वाला आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सेकंड, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी, के इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा, या लैम्बडा इक्वल टू 2 पाई अपॉन के, ऐसे लिख लो। तो यहां से क्या लिखेंगे अपन, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्बडा इक्वल टू 2 पाई अपॉन के, तो एच अपॉन पी इक्वल टू 2 पाई अपॉन के, या पी इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई इंटू के, या पी इक्वल टू एच कट के। आप बोलोगे ये क्या करा दिया, ये क्यों लिखा रहे हैं, तो इनका आगे बहुत ज़्यादा यूज में आएगा। मैं आपको डायरेक्ट समीकरण के रूप में लिखाऊंगा कि E इक्वल टू एच कट ओमेगा होता है, P इक्वल टू एच कट के होता है, यानी एनर्जी को एंगुलर फ्रिक्वेंसी कोणीय आवृत्ति के रूप में इस प्रकार डिफाइन किया जाता है, और संवेग को संचरण नियतांक के रूप में इस प्रकार डिफाइन किया जाता है। E इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एच कट ओमेगा, और P इक्वल टू एच कट। क्लियर है। तो ये थी अपनी अब तक की जनरल वाली बात कि ये क्या होता है, ये क्या होता। तो कहाँ थे अपन थे आवर्ती फलनों के रूप में। तो आवर्ती फलनों के रूप में किसी तरंग पैकेट के तरंग फलन को डिफाइन करूंगा, और आवर्ती फलन यहाँ पे मैं 4 तरह के आवर्ती फलन ले रहा हूँ। पहला जो फलन है साई, ये 3 डायमेंशन में है। अगर मैं केवल एक डायमेंशन की बात करता हूं तो करूंगा मैं साई एक्स टी। किसी कण के स्थिति x और समय t पर पाए जाने की जो प्रायिकता है वो बताता है आपको साई एक्स टी। ठीक है, तो साई एक्स टी क्या लिख सकता हूं मैं, साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखा जा सकता है, साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, या कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये भी क्या है आपका एक आवर्ती फलन है, या एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी,
ये भी एक आपका आवर्ती फलन है, या एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये आपके चारों क्या है, चारों की चारों क्या है, आपके आवर्ती फलन है। तो चारों के चारों में से अपन कोई भी आवर्ती फलन यूज में ले सकते हैं। वो कहाँ पर ले जाएगा अपने को, वो ले जाएगा आवर्ती फलन ले जाएगा अपने को श्रोडिंगर समीकरण की तरफ। तो कैसे लेके जाएगा, देखिए आप, ये भी एक आवर्ती फलन है, क्योंकि अपन जानते हैं e की पावर आयोटा x को कैसे लिखते हो आप, cos x प्लस आयोटा sin x लिखते हो। तो cos भी आपका आवर्ती है, sin भी आवर्ती है, तो e की पावर आयोटा x भी आवर्ती होगा। इसी प्रकार e की पावर माइनस आयोटा x क्या हो जाएगा, cos x माइनस आयोटा sin x। यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा अपना आवर्ती फलन। देखिए ये आपके चार आवर्ती फलन हैं। तो श्रोडिंगर समीकरण को मेरे को डिफाइन करना है। उससे पहले मैं दो अजम्पशन मान रहा हूँ, दो बातें मान रहा हूँ कि श्रोडिंगर समीकरण जब मैं डिराइव करूँगा तो उस श्रोडिंगर समीकरण में ये दो बातें जरूर होनी चाहिए। पहली बात है कि जो श्रोडिंगर समीकरण है वो रेखीय समीकरण होनी चाहिए। श्रोडिंगर समीकरण कैसी समीकरण होनी चाहिए, वो होनी चाहिए रेखीय समीकरण, यानी कि ऐसी समीकरण जिससे प्राप्त हलों को अध्यारोपित सुपर इम्पोज्ड किया जा सके। रेखीय समीकरण के हलों को क्या किया जा सके, अध्यारोपित किया जा सके। क्योंकि अपन जानते हैं पूरा खेल किसका है, तरंग पैकेट के निर्माण में, तरंग फलन में किसका खेल है, अध्यारोपण का काम है। तो रेखीय समीकरण होनी चाहिए, यानी जिससे प्राप्त जो हल है वो क्या किए जा सके, अध्यारोपित किए जा सके। सेकंड, जो तरंग समीकरण है उसमें अपन एक गुणांक यूज करेंगे गामा। क्या करेंगे अपन, एक गुणांक यूज करेंगे गामा। उस गामा का मान क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। उस गामा का मान क्या होना चाहिए, उस गामा का मान कांस्टेंट होना चाहिए। या ऐसे बोल लो, इस समीकरण में, श्रोडिंगर समीकरण में जो गुणांक होंगे वो केवल कांस्टेंट होने चाहिए। वो केवल क्या होने चाहिए, कांस्टेंट, यानी h कट m इनके रूप में होने चाहिए, ना कि संवेग, ऊर्जा यानी कि चर राशियों के रूप में। समझे, समीकरण रेखीय समीकरण होनी चाहिए, हल है अध्यारोपित किए जा सके। सेकंड क्या है आपका कि जो गुणांक है, गुणांक कैसे होने चाहिए, जो इस समीकरण में जो कोएफिशिएंट यूज होंगे वो आपके कांस्टेंट होने चाहिए, नियत होने चाहिए, लाइक h, m, q वगैरह वगैरह। ये क्या है आपके कांस्टेंट, ना कि संवेग है, संवेग का मान लगातार चेंज होता है, m का ऊर्जा का मान लगातार चेंज होता है, इनके मान लगातार चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी दो विशेषता आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चार आवर्ती फलन माने हैं। तो यहाँ पे मैं सपोज करना कोई एक आपका आवर्ती फलन ले रहा हूँ, साई एक्स टी प्रोपोर्शनल टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, या प्रोपोर्शनल हटाओ तो इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जहाँ ए उसका आयाम बता रहा है, के आपका संचरण नियतांक, एक्स आपका स्थिति, ओमेगा कोणीय आवृत्ति, टी समय, और ये टोटल टर्म क्या बताती है, उसकी फेज को, कला को, वो आगे अपन देखेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी श्रोडिंगर समीकरण ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक आपने तरंग की समीकरण पढ़ी होगी, तरंग की समीकरण जिसको डिफाइन करते हैं, तरंग की जो समीकरण है उसको जो डिफाइन किया जाता है वो किया जाता है डेल टू साई ओवर डेल टी टू इक्वल टू, डेल टू साई ओवर डेल टी टू इक्वल टू गामा डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू।
आपने पढ़ लिया होगा वेव मैकेनिक्स में कहीं ना कहीं पे ये वाली ऑप्टिक्स में समीकरण पढ़ी होगी कि एक तरंग समीकरण को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है, साई का या वाई लिख सकते हो आप, यहाँ पे क्या लिख सकते हो वाई, लेकिन अपन साई का यूज कर रहे हैं तो साई। जैसे आपका y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है या के एक्स माइनस ओमेगा टी है, तो क्या लिखते हैं अपन डेल टू वाई ओवर डेल टी टू इक्वल टू गामा डेल टू वाई ओवर डेल एक्स टू। ठीक है, तो देखिए समीकरण एक है, समीकरण दो है, तो करें अवकलन करते हैं। तो डेल टू साई ओवर डेल टी टू करते हैं पहले, यानी समीकरण एक का समय के सापेक्ष दो बार अवकलन करेंगे, फिर समीकरण एक का समय के सापेक्ष दो बार अवकलन करेंगे, सॉरी एक्स के सापेक्ष। तो देखिए पहले लिख रहा हूं मैं डेल टू साई ओवर डेल टी टू, यानी समीकरण एक का टी के सापेक्ष कितनी बार अवकलन, दो बार अवकलन। क्या मिलेगा डेल ओवर डेल टी, इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, जान दो ना अवकलन करना, ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, फिर टी वाली टर्म देख लो कितना है माइनस ओमेगा। एक बार फिर करो, एक बार कर लिया, एक और बार करो, क्या मिलेगा माइनस ओमेगा ए, कॉस को दोबारा किया तो माइनस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, एक बार फिर किया तो माइनस ओमेगा। क्या मिल जाएगा अल्टीमेट में माइनस माइनस माइनस, तो यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यानी कि माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू ये वाला क्या है आपका साई, तो डेल टू साई ओवर डेल टी टू क्या मिल जाएगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर साई के बराबर। मैथमेटिक्स है, क्या किया है इसका दो बार अवकलन किया है, दो बार अवकलन करो, एक बार किया ये मिल गया, दूसरी बार किया ये मिल गया, जनरलाइज रूप में लिख दिया ये मिल गया। अब देखना साई क्या है आपका ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो इसको मैंने क्या लिख दिया साई के रूप में, तो क्या मिल गया आपका डेल टू साई ओवर डेल टी टू इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साई। क्या मिल गया आपका डेल टू साई ओवर डेल टी टू इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साई। अब अपने को चाहिए ये वाली टर्म डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू, तो क्या कर रहे हैं समीकरण एक का x के सापेक्ष दो बार अवकलन करने पर, दो बार अवकलन कर लेंगे इसका x के सापेक्ष, क्या होगा डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू को क्या लिख रहा हूं मैं डेल ओवर डेल एक्स इंटू डेल साई ओवर डेल एक्स, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप डेल ओवर डेल टी डेल साई ओवर डेल टी, तभी तो किया अपन ने, एक बार ऐसे फिर दूसरी बार ऐसे। तो ये बताइए समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन कितना होगा डेल ओवर डेल एक्स, क्या होगा डेल साई ओवर डेल एक्स, ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू माइनस ओमेगा, ये तो सेम रहेगा, साइन का कॉस हो जाएगा, ये वाली टर्म सॉरी एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो एक्स का करेंगे तो क्या मिलेगा आपको के, एक बार फिर करो क्या मिलेगा डेल टू ए ओवर डेल एक्स, सॉरी इसका एक बार फिर किया क्या मिलेगा ए कॉस का किया माइनस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू के स्क्वायर, ऐसे तो मिलेगा आपको, ये है। एक बार और कर दो क्या मिलेगा ए कॉस का किया तो माइनस साइन, एक बार और करेंगे तो के एक और बार आएगा, के पहले से ही है तो कितना हो जाएगा के स्क्वायर, और ये वाली टर्म देखना ये क्या है
ये क्या है आपकी साई, तो क्या कर देंगे अपन माइनस के स्क्वायर साई, किसके बराबर है ये, डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू के। तो समीकरण 2 में डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू और डेल टू साई टू ओवर डेल एक्स टू का मान रखने पर, डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू और डेल टू साई ओवर डेल टी टू का मान रखने पर ये रहा एक वो रहा, रखो इसमें क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर साई इक्वल टू गामा, गामा क्या है आपका, गामा कांस्टेंट है, गुणांक है, डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू क्या है, माइनस के स्क्वायर साई, माइनस से माइनस गया, साई से साई गया, गामा क्या मिल गया आपको, ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। और आपको मैंने एक बताया था क्या है, ई इक्वल टू एच कट ओमेगा और पी इक्वल टू एच कट के। तो ओमेगा का वैल्यू क्या है, ई इक्वल टू क्या है, एच कट ओमेगा, ओमेगा क्या मिल जाएगा, ई अपॉन एच कट, पी इक्वल टू क्या है आपका, एच कट के क्या मिल जाएगा आपका, पी अपॉन एच कट। ओमेगा स्क्वायर रखो, के स्क्वायर रखो, ओमेगा स्क्वायर मिलेगा आपका वो ई स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर, के स्क्वायर मिलेगा आपको पी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर, कैंसिल करो क्या मिल गया, ई स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को बताइए जो गामा है वो कांस्टेंट आ रहा है या ई और पी का फंक्शन आ रहा है, बताइए। देखिए गामा क्या मिल गया यहाँ पे, ई स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और अपन जानते हैं ई इक्वल टू क्या होता है आपका, पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी की पावर 4 अपॉन 4 एम स्क्वायर, होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे जो गामा होगा वो क्या हो जाएगा, पी की पावर 4 अपॉन 4 एम स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, पी स्क्वायर से पी की पावर 4 कितने में कटेगी, पी स्क्वायर अपॉन 4 एम स्क्वायर। ये आपका गामा का वैल्यू आ गया, गामा का वैल्यू क्या आ गया, पी स्क्वायर अपॉन 4 एम स्क्वायर, ये आपका गामा का वैल्यू आ गया है। यानी कि आप देख चुके हैं जो यहाँ पे गामा है उसका जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो पी पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि आपका जो दूसरा मैंने अजम्पशन लिया था कि जो गुणांक है वो हमेशा क्या आने चाहिए, कांस्टेंट आने चाहिए, ई पी के रूप में नहीं आने चाहिए। यानी कि ये वाला अपन कांस्टेंट गुणांक या ये वाली अपन अवकल समीकरण नहीं लेंगे। तो फिर इसके अलावा ऑप्शन क्या है, अब अपन ले रहे हैं ये वाली, अपन क्या करते हैं सिरे से नकार देते हैं, ये वाली कोई यूज में नहीं आएगी, हटा दो, ये तरंग फलन भी यूज में नहीं आएगा। आप चारों करके देख लेना, चारों में से चारों ये वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये अब इसको हटा दो, ये कोई मतलब नहीं है। अपन एक नई समीकरण लेते हैं और एक नया आवर्ती फलन लेते हैं। नया आवर्ती फलन तो मैं ले रहा हूं साई एक्स टी, किसके प्रोपोर्शनल था, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी के, था या नहीं, ठीक है। कांस्टेंट हटा दो, ए आ जाएगा, समानुपाती हटाया तो ए आ गया। अब मैं जो अवकल समीकरण मान रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन मान रहा हूँ, वो मैं मान रहा हूँ डेल साई ओवर डेल टी, यहाँ पे लिख देता हूँ, डेल साई ओवर डेल टी इक्वल टू गामा डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू। ये अब मैं ये वाली अवकल समीकरण मान रहा हूँ और फिर देखते हैं कि ये वाली भी अवकल समीकरण क्या उसको सेटिस्फाई कर पा रही है या नहीं, क्या गामा का मान जो गुणांक है वो कांस्टेंट आता है या फिर कुछ डिफरेंट आता है। तो देखिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो पहले क्या करना है, साई का टी के सापेक्ष एक बार अवकलन करना है, फिर क्या करना है साई का एक्स के सापेक्ष 2 बार अवकलन करना है। तो समीकरण 1 का साई के सापेक्ष
एक बार, या इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार वन टाइम समीकरण एक का t के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर, उसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे यानी क्या मिलेगा आपको, साई डेल साई ओवर डेल टी इक्वल टू, ये क्या है आपका, ये ऐसे ही लिख सकते हैं ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, मैंने आपको बताया हुआ है। ऐसे लिखना थोड़ा इजी है क्योंकि इसमें अपने को पता लग जाता है कि ई के अंदर का जो पार्ट है, एक्सपोनेंशियल के अंदर का जो पार्ट है वो कौन सा है। कभी क्या होता है इसमें नीचे हो जाता है तो अपन थोड़ा गलत फहमी में आ जाते हैं। तो इसका टी के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, ए यहाँ से देख लो चाहे तो, ए ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, अंदर वाली टर्म कौन सी है, या मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अंदर वाली टर्म कौन सी है, पूरी ये वाली है, इसका टी के सापेक्ष करना है, आयोटा अंदर भी गुना हो रहा है, ओमेगा टी का होगा क्या होगा, माइनस आयोटा ओमेगा। सही किया है, आयोटा के एक्स नहीं होगा, जीरो हो जाएगा, माइनस आयोटा ओमेगा टी होगा, टी का टी के सापेक्ष एक बार, क्या बच गया, माइनस आयोटा ओमेगा। और ये क्या है आपका, ये आपका साई, तो यानी क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस आयोटा ओमेगा साई, माइनस आयोटा ओमेगा साई। और ये किसके बराबर है आपका, डेल साई ओवर डेल टी के। चलो अब ये वाला देख लेते हैं, तो क्या है, समीकरण एक का x के सापेक्ष द्विबार दो बार अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन आता है, डिफरेंशियल, ठीक है। तो समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन दो बार करेंगे, यानी क्या कर रहे हैं अपन, डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू, यानी कि डेल ओवर डेल एक्स डेल साई ओवर डेल एक्स। तो पहले एक बार कीजिए फिर उसका दो बार कर दीजिए, दूसरी बार क्या मिलेगा, डेल ओवर डेल एक्स। इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या मिलेगा, ए एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ई की पावर का ई की पावर रहेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू, इंटू में क्या आएगा, टी वाली टर्म तो आएगी नहीं, एक्स वाली आएगी, कौन सी, आयोटा के, क्या मिलेगा आपको, आयोटा के, ठीक है। ये आपका बन जाएगा। इसका एक बार और कर दो, अभी तो बच रहा है ना, एक बार और किया तो आयोटा के ए तो पहले से है ही है, इसका किया क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ, इसको मैं आगे ले आया था अभी, ठीक है, पहले ही, आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, एक बार फिर किया क्या मिल गया आपको, आयोटा के। सही है, क्या मिल गया, आयोटा के एक ये है एक ये है, क्या मिल जाएगा आपको, आयोटा स्क्वायर के स्क्वायर ए एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी के बराबर। कर लोगे ना दो बार अवकलन, तो अगर दो बार अवकलन कर लिया तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब आयोटा क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है जिसका वैल्यू कितना होता है, आयोटा इक्वल टू रूट ऑफ -1 और आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1। तो अगर मैं लिखना चाहूँ डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू, क्या मिलेगा आपको, माइनस के स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर के स्क्वायर को क्या लिख दिया, माइनस के स्क्वायर। और ये वाली टर्म कौन सी है, साई, ये कौन सी टर्म है आपकी, साई। तो एक तो ये मिल गया आपको और एक मिल गया आपको ये। तो अवकल समीकरण ये है, ये अपने को मिल गया, ये अपने को मिल गया, क्या करना है, वैल्यू पुट कर रखनी है समीकरण 2 में। तो देखिए डेल साई ओवर डेल टी की वैल्यू रखी कितनी है, माइनस आयोटा ओमेगा साई इक्वल टू गामा, डेल स्क्वायर साई की वैल्यू कितनी रखी, माइनस के स्क्वायर साई। तो साई से साई कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्या बचेगा आपका, आयोटा ओमेगा इक्वल टू गामा
के स्क्वायर या गामा इक्वल टू आयोटा ओमेगा के स्क्वायर। अब आप बताइए क्या आप सॉल्व कर सकते हैं इसकी सहायता से? वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए क्या ये कांस्टेंट आ रहा है या ये चर राशियों के रूप में आ रहा है, वेरिएबल्स के रूप में आ रहा है? बताइए। ओमेगा का वैल्यू ई अपॉन एच कट, ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? ई अपॉन एच कट। के का वैल्यू पी अपॉन एच कट। पुट रख कर दीजिए, इसमें क्या मिलेगा? गामा इक्वल टू आयोटा ओमेगा का वैल्यू है ई अपॉन एच कट, के स्क्वायर का वैल्यू पी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर। तो क्या मिल गया? गामा आयोटा ई एच कट अपॉन पी स्क्वायर, एक एच कट से एक एच कट कैंसल आउट हो जाएगा। और ई क्या है आपका? पी स्क्वायर अपॉन 2m। ई क्या है आपका? पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ पे गामा इक्वल टू आयोटा एच कट अपॉन पी स्क्वायर, ई का वैल्यू है पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर गया, क्या बच गया? गामा आयोटा एच कट अपॉन 2m। ये आपका कांस्टेंट बच जाएगा। अब देखिए आयोटा तो कॉम्प्लेक्स है, वो तो रहने दीजिए। एच कट कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट और आयोटा भी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। तो यानी अपन ने जो ये अवकल समीकरण ली है वो क्या कर सकती है? श्रोडिंगर समीकरण का क्या कर सकती है? पालन कर सकती है। तो जब मैं इस समीकरण में, इस वाली समीकरण नंबर 2 में गामा का वैल्यू पुट करूंगा तो ये वाली समीकरण क्या कहलाएगी? आपकी श्रोडिंगर अवकल समीकरण या श्रोडिंगर तरंग समीकरण। क्या हो जाएगी? डेल साई ओवर डेल टी एक्स टी इक्वल टू गामा का वैल्यू है आयोटा एच कट अपॉन 2m और ये होगा डेल टू साई एक्स टी ओवर डेल एक्स स्क्वायर। यही अपन कैलकुलेट करना चाहते थे। ये समीकरण क्या बताती है आपको? कण के संपूर्ण व्यवहार के बारे में ये वाली समीकरण आपको बताती है। कौन कण कहाँ है, कैसा बिहेव कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब बताएगा ये वाला। इसका सॉल्यूशन करिए, सॉल्व करोगे क्या मिलेगा? साई एक्स टी मिलेगा। और साई एक्स टी क्या है? तरंग फलन। तरंग फलन क्या है? तरंग पैकेट का। तो और तरंग पैकेट किससे एसोसिएट है? कण के साथ। ये पता है तो ये पता होगा तरंग फलन। तरंग फलन पता है, तरंग पैकेट के बारे में पता है। तरंग पैकेट पता है तो कण के बारे में भी आपको पता है। तो ये कहलाती है आपकी श्रोडिंगर तरंग समीकरण, श्रोडिंगर अवकल समीकरण, कुछ भी बोल लीजिए। तो ये आपका आज का टॉपिक था। आज की क्लास में अपन देख चुके हैं श्रोडिंगर तरंग समीकरण को अपन ने कैसे डिराइव किया है। पहले दूसरी इक्वेशन मानी, अभी फिर अलग मानी। ठीक है, अगली क्लास में देखेंगे अपन कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है, टाइम इंडिपेंडेंट क्या होती है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, वगैरह वगैरह। थैंक यू।